हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। एकेटीयू का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सब्जेक्ट कोड वाज KOE 031। तो उससे काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, तो आज चौथा पार्ट है। तो आज हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शन सी का थर्ड का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। पुराने वीडियोस आप देखते रहिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वहां पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। और अभी क्योंकि एकेटीयू के सेमेस्टर्स के पेपर्स आने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चलती है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो पुराने क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करने चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। और सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, कई न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और एक रिवीजन भी हो जाएगा। और कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो सब चीज़ें आपको इन वीडियोस के माध्यम से मैंने बनाया है। तो 3 पार्ट्स आपके हो चुके हैं, चौथा पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड का ए पार्ट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर है, मतलब इसका साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, और E जो है वो AB का मिडिल पॉइंट है। अच्छा, इतना तो ठीक है। फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस ऑफ 7, 8, 12, 5, 9 एंड 6, ये कैसे लग रहे हैं ये समझना जरूरी है। फोर्सेस ऑफ 7, 8, 12, 5 एंड 9 एंड 6 किलोन्यूटन एक्ट अलोंग AB, EC, BC, BD, CA एंड DE रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहला फोर्स 7 अलोंग AB है। अगर AB लिखा हुआ है यानी कि A से B की तरफ, ये आपको समझना है डायरेक्ट, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। यानी कि 7 इज अलोंग AB, तो A से B की तरफ एक फोर्स है, दैट इज 7। ओके, 7, इतना क्लियर है। फिर 8 वाला फोर्स अलोंग EC है, यानी E से C की तरफ 8 फोर्स है। फिर 12 वाला फोर्स BC है, यानी कि B से C की तरफ 12 है। फिर अगला है 5, वो BD है, यानी B से D की तरफ 5 है। फिर अगला है 9, वो C से A की तरफ है, यानी कि C से A की तरफ नीचे की तरफ है। और लास्ट है 6, वो अलोंग DE है, यानी कि D से लेकर E की तरफ 6 है। और हमें पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, क्योंकि इस बॉडी पर बहुत सारे, बॉडी जो स्क्वायर शेप में है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, यानी कि उनका रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए जरूरी है। अब इसमें पूछा है मैग्नीट्यूड, चलिए डायरेक्शन मींस डायरेक्शन को एंगल से निकालेंगे, एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। सबसे पहले आपको दिमाग में ये फिट करना है कि ये जो पूरा जो का फोर्स सिस्टम है ये कॉन्करेंट नहीं है, सारे फोर्सेस एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं है। देखिए कुछ फोर्स तो E पर हैं, कुछ फोर्स इधर लग रहे हैं, कुछ फोर्स 9 जो है वो अलग ही पास हो रहा है। अगर हम E पॉइंट को देखें तो E से एक फोर्स गुजर रहा है 8, एक फोर्स गुजर रहा है 7, एक फोर्स गुजर रहा है 6, लेकिन बाकी 5 वाला फोर्स, 12 वाला फोर्स, 9 वाला फोर्स वहां से गुजर नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट के रिजल्टेंट की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम किस सिस्टम पर बेस्ड है, यानी कि प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। ओके, ये बात आपको ध्यान देनी है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। तो यदि सारे फोर्सेस एक जगह पर कॉन्करेंट होते हैं, अगर एक बिंदु पर मिलते हैं, तब तो रिजल्टेंट भी वहीं पर होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो वहीं पर रिजल्टेंट होगा। लेकिन जब सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे, यानी कि नॉन कॉन्करेंट होंगे, तो रिजल्टेंट का पोजीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट एक्चुअली में बॉडी के किस जगह पर एक्ट करेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, यहां पर बहुत सारे फोर्सेस है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे फोर्सेस को एक जगह पर इकट्ठा करके दिखा सकते हैं फॉर अवर कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। वैसे भी जब नॉन कॉन्करेंट की रिजल्टेंट की प्रॉब्लम होती है तो सारे फोर्सेस को एक जगह पर हम इकट्ठा करते ही करते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो जैसे हम सारे फोर्सेस को E पॉइंट पर भी इकट्ठा कर सकते हैं, सारे फोर्स को B पर भी है, सारे फोर्स को A पर भी इकट्ठा कर सकते हैं। मान के चलते हैं यदि हम सारे फोर्सेस को E पॉइंट पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मीन सारे ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग एट द पॉइंट E, मान लेते हैं सारे फोर्सेस E पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ऐसा किया जाता है नॉन कॉन्करेंट सिस्टम में। अगर सारे फोर्सेस E पॉइंट पर एक्ट करेंगे, मान के चलते हैं, चलिए इसको नेक्स्ट में देखते हैं।
इसका डायग्राम दोबारा बना लेंगे। कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। ये पॉइंट E है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। इधर पर हमारा 7 किलो न्यूटन लग रहा था, इधर पर हमें 12 किलो न्यूटन लग रहा है। E से C की अलोंग 8 है, E से C की अलोंग जो है वो 8 है। B से D की अलोंग 5 है, B से D की अलोंग 5 है, C से A की अलोंग 9 है और D से E की अलोंग 6 है। ओके, तो सबसे पहले सारे फोर्सेस को आपको एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट E। तो यदि हम सारे फोर्सेस को मान के चलते हैं, E पॉइंट पर एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो E पर अब देखिए E पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब जो पहला फोर्स कौन सा है 7 तो E से ही गुजर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। मतलब ये फोर्स ऐसा लग रहा है कि E की तरफ आ रहा है, तो इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। हमेशा फोर्स को पॉइंट से अवे बनाया करिए, हमेशा 7, ताकि वो कभी जब क्वाड्रेंट वगैरह की कोई दिक्कत ना हो। 7 हो गया। ये 8 वाला तो चलिए ठीक है, 8 वाला तो इस तरीके से हो जाएगा। ये 12 वाला एक्चुअली लग रहा है ये इस अलोंग में लग रहा है, लेकिन इसको यहां पर उठा के E पर लाना है, यानी कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ, एंड दैट इज इक्वल टू 12, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, 9 वाला फोर्स देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, 9 वाला फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको यदि हम E पर इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान के चलो 9 वाला फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर देते हैं और इसको लिख देते हैं दैट इज 9। ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको यहां पर ना उठा के सीधे E पर उठा देना है। ओके, सारे फोर्सेस को E पर एक्यूमुलेट कर देना है। DE वाला फोर्स देखिए DE से गुजर रहा है, तो इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर दे रहे हैं और इसको हम लिख दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू 6। अब एक फोर्स मिसिंग हो रहा है, हाँ BD वाला फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान के चलते हैं BD वाले फोर्स को हम ऐसे मान लेते हैं, ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे फोर्सेस को बना दिया। और BD वाला जो फोर्स है दैट इज ऑफ 5 किलो न्यूटन। 1 2 3 4 5 6। ये जब भी कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट की रिजल्टेंट की प्रॉब्लम होगी तो आपको ये ध्यान देना है कि रिजल्टेंट किसी एक पॉइंट, रिजल्टेंट एक जगह, सारे फोर्स एक जगह पर इकट्ठा नहीं, तो रिजल्टेंट का हमें अभी अता पता नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। जो फोर्स पहले से वहां पर है, जैसे 8 है या 7 है या 6 है, 8 है 7 है 6 है, उनको बना दिया। बाकी जो फोर्सेस जैसे गुजर रहे हैं, मान के चलो ये ऐसे गुजर रहा है, तो इसको बिल्कुल शिफ्ट करके E पर ले आना है। तो हमने शिफ्ट करके ये फोर्स को E पर ले आए। ये फोर्स बिल्कुल वर्टिकली ऊपर था, B से C का लॉन्ग लग रहा था, E से हट के लग रहा था, तो इसको उठा के हम E पर ले आए, यानी कि ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से कर दिया। ओके, फिर 6 वाला ऐसे जा रहा था, वो तो चलो यहीं से जा रहा है। 5 वाला फोर्स जो ऐसे जा रहा था, उसको उठा के हमने E पर ले आए। एंगल्स क्लियरली डिसाइड कर लीजिए, यानी कि ऑल द फोर्सेस आर शिफ्टेड टू एट द पॉइंट E। मींस हम ये कह सकते हैं कि ऑल द फोर्सेस आर शिफ्टेड एट E, पैरेलली शिफ्ट होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एंगल्स डिसाइड करने कि इनके एंगल्स कैसे कैसे होंगे, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1 बाय 1 एंगल लेते हैं। देखिए, इस 8 किलो न्यूटन के फोर्स को देखते हैं। 8 किलो न्यूटन का फोर्स कुछ ऐसे जा रहा है। यदि हमें इसका एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लीजिएगा, ये एंगल डिफाइन करना है, तो हम एक 90 डिग्री ट्रायंगल यहां पर हम इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, ये पॉइंट था E, ये पॉइंट था C, ये पॉइंट था B। हमें पता है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर की ये पूरी साइड हमें दे रखी थी, दैट वाज 20, और चूंकि ये मिडिल पॉइंट है E, तो ये हो जाएगा 10। तो यहां से हम tan थीटा लगा सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 20/10। तो यहां से हम इजीली कैलकुलेटर से थीटा डिटरमाइन कर सकते हैं इनवर्स लगा के। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स 2 की वैल्यू आ जाती है 63.43 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें मिल गया 63.43 डिग्री। ओके, चलिए ये पहला फोर्स हो गया 8। अब यहां से देखते जाते हैं। अगला फोर्स जो है वो हमारा है 12, तो खैर वर्टिकली है। इसको देखते हैं, B से D के अलोंग जो 5 जा रहा है।
तो बी से डी के अलोंग पहले आपने इस मेन डायग्राम को देखिएगा, ये जा रहा है, दिस इज बी एंड दिस इज डी एंड दिस इज ए। ये फोर्स इस तरीके से जा रहा है। तो ये फोर्स जब बी से डी के अलोंग जो फोर्स इस तरीके से जा रहा है, तो हमें पता है ए डी की वैल्यू 20 और ए बी की वैल्यू भी 20। मान के चलते हैं कि ये कोई एंगल है, मान के चलते हैं इस एंगल को हम लोग θ1 लेते हैं, तो मान चलो एंगल θ2 है। तो यहाँ तो हमें पता है tan θ2, देखिए tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 20/20, तो 20/21 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं θ2 की वैल्यू सिंपली हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए इसका एंगल भी आ गया 45 डिग्री। अब 9 किलो न्यूटन वाले को लीजिए। 9 किलो न्यूटन सी ए के अलोंग लग रहा है, देखिए सी ए के अलोंग मीन्स ये सी है, ये ए है। इसका यदि हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें इस तरीके से, तो हमारे पास ये एंगल आएगा θ3, ये C है, ये पॉइंट D है, तो D से A भी 20 है, C से D भी 20 है, तो फिर θ3 भी हमारा जो एंगल है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमारे पास बचा 6 किलो न्यूटन, ये देखिए 6 किलो न्यूटन। तो 6 किलो न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, दिस इज 6, और इसको यदि हम जोड़ देते हैं इस तरीके से यहाँ पर, ओके, तो ये हमारा है D, ये हमारा E है और ये हमारा A है। ध्यान रखिए A से E तक की डिस्टेंस आधी है, यानी कि 10, और ये हो गया मान के चलते हैं दैट इज इक्वल टू 20 है। तो ये अगर हम θ4 मानते हैं, तो आप देखिए tan θ4 की वैल्यू 20/10 और यहाँ पर भी 20/10 आई थी, यानी कि इसका θ4 जो एंगल आ जाएगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 63.43 डिग्री। किसी भी फोर्स को यदि हम आगे एक्सटेंड करते हैं, किसी भी फोर्स को यदि हम आगे एक्सटेंड करते हैं, पहले तो ये अंदर की तरफ इसको एक्सटेंड करना जरूरी है, वो तो खैर हमने यहाँ पर बना रखा है। किसी भी फोर्स को यदि हम आगे एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करने से पहले अगर उसने एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है, तो एक्सटेंड करने के बाद भी वो एक्स एक्सिस से ही एंगल बनाएगा। ये देखिए अगर हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना दें, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा एक्सटेंड करने पर। तो यानी कि ये वाला एंगल हमारा 63.43 डिग्री। ओके, 9 वाले का जो एंगल था, जो ए से सी के अलोंग लग रहा था, ए से सी के अलोंग लग रहा था 9 वाला, उसका एंगल हमारा θ3 था, दैट वाज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हम रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने सारे फोर्सेस को ई पर इकट्ठा किया है फॉर द इजी ऑफ कैलकुलेशंस, और नॉन कॉन्करेंट की प्रॉब्लम्स में एक जगह पर इकट्ठा करना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। समेशन ऑफ एक्स में देखिए सबसे पहला फोर्स यहां से स्टार्ट करते हैं 7, फिर इसका हो जाएगा 8 cos 63.43 डिग्री। 12 इन्वॉल्व नहीं होगा, 5 का कॉम्पोनेंट नेगेटिव साइड में जाएगा, तो यानी कि -5 cos 45 डिग्री। 9 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका भी नेगेटिव जाएगा, तो -9 cos 45 डिग्री। और 6 का प्लस में जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो +6 cos 63.43 डिग्री। इन सबको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.36 किलो न्यूटन। ये बहुत आराम से आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है समेशन एफ वाई की। जब समेशन एफ वाई निकालेंगे, तो समेशन एफ वाई में यहां से स्टार्ट, 7 तो इन्वॉल्व होगा नहीं, 8, तो यानी कि ये हो जाएगा 8 sin 63.43 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 12 ऊपर की तरफ है, सीधे ऐड हो जाएगा +12। 5 भी ऐड हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव होता है, 5 sin 45 डिग्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो -9 sin 45 डिग्री। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो -6 sin 63.43 डिग्री। ओके, इन सब की वैल्यू अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.96। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, दैट इज 10.96 किलो न्यूटन। ओके, क्या आ गया 10.96 किलो न्यूटन। समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ वाई आ गया। अब रिजल्टेंट हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हैं, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू √of summation of fx स्क्वायर प्लस summation of fy स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल देंगे, दोनों की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 11.46 किलो न्यूटन। ओके,
अब रिजल्टेंट का एंगल अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई हमारा था 10.96 और वो था 3.36। तो इनको जब हम एंगल कैलकुलेट कर देंगे तो एंगल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, दैट इज 72.96 डिग्री, ये हमारा एंगल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो अगर आप सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करेंगे तो आपको मार्क्स 10 में से 5 या 4 ही मिलेंगे, क्योंकि आपने ये तो सिर्फ आपने रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट की तरह ट्रीट किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको रिजल्टेंट मिल गया और एंगल मिल गया। अभी रिजल्टेंट किस तरीके से होगा, मतलब कौन से रिजल्टेंट का एरो किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब रिजल्टेंट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने ये देखा कि जो समेशन एफ एक्स है वो भी आपका पॉजिटिव आ रहा था, समेशन एफ वाई है वो भी आपका पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्टेंट है उसका एरो कुछ ऐसा होगा, रिजल्टेंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हमें ये नहीं पता कि रिजल्टेंट कहां पर है, लेकिन एक तो पता कि रिजल्टेंट कैसा होगा, यानी कि रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, ये होगा रिजल्टेंट आर, और इसका एंगल एक्स एक्सिस है, ये जो एंगल है ये भी एक्स एक्सिस, हर चीज एक्स एक्सिस से ही होगी, एंड दिस एंगल अल्फा विल बी इक्वल्स टू 72.96 डिग्री। ठीक है, यानी कि वो जो स्क्वायर शेप है उस स्क्वायर शेप में कहीं पर रिजल्टेंट होगा, लेकिन रिजल्टेंट ऐसा ही होगा। रिजल्टेंट इस तरफ नहीं हो सकता सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो समेशन एफ एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, यानी कि समेशन एफ एक्स नेगेटिव आया होता तो होता। थर्ड क्वाड्रेंट में तभी होगा जब समेशन एफ वाई समेशन एफ एक्स दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि रिजल्ट समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट, तो उनके साइन के अकॉर्डिंग हम एरो डिसाइड करेंगे कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में होगा। रिजल्टेंट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतनी चीजें हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिजल्टेंट की पोजीशन, की रिजल्टेंट होगा तो कहां पर होगा। तो उसके लिए आपने जो सारे फोर्सेस को ई पॉइंट पर इकट्ठा किया था, सारे फोर्सेस को ई पॉइंट पर इकट्ठा किया था, उसी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं सारे फोर्सेस का। ओके, तो इसके लिए हमें डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट वगैरह देखनी पड़ेंगी चीजें। चलिए डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। ये ई पॉइंट है, एक हमने इसको ऐसे जोड़ा था, एक हमने इसको ऐसे जोड़ा था, एक हमने इसको ऐसे जोड़ा था, और एक हमने इसको ऐसे जोड़ा था। दिस पॉइंट वाज ए, दिस पॉइंट वाज बी, this point was C, this point was D and this point was E। तो अब हम E के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। अब फोर्सेस को देखिएगा, फोर्सेस कुछ इस तरीके से हैं। ये फोर्स यहां पर था 7 का, ये फोर्स यहां पर था 12 का, और E से C के अलोंग जो हमारा फोर्स था दैट वाज 8। E से C के अलोंग जो फोर्स था दैट वाज 8। ओके, और C से A के अलोंग, C से A के अलोंग हमारा था 9, और D से E के अलोंग था हमारा 6, और B से D के अलोंग था हमारा 5। ठीक है, तो हम लोग अब ले रहे हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट E, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ई के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। अब ई के अबाउट मूवमेंट लेने का मतलब है हम कैलकुलेट कर रहे हैं समेशन ऑफ एम ई, किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना पड़ता है, और जहां पर सारे फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं हमने इसीलिए ताकि उसी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लीजिए। हम किसी और पॉइंट के अबाउट भी ले सकते थे, लेकिन हमने देखा कि ई पर ज्यादा फोर्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स इकट्ठा होंगे तो कई सारे फोर्सेस का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए ई से टोटल 6 फोर्सेस हैं, ई से 8 किलो न्यूटन गुजर रहा है, वो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। ई से 7 किलो न्यूटन गुजर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। ई से 6 किलो न्यूटन गुजर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। यानी कि मूवमेंट बनाने की जिम्मेदारी इस 12 की होगी, इस 5 की होगी और इस 9 की होगी। सबसे पहले 12 को देखते हैं।
अभी देखिए 12 वाला फोर्स है, 12 वाला फोर्स कुछ इस तरीके से है और इसका मूवमेंट हम इस ई पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। तो ई से ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ई से बी तक हमें पता है स्क्वायर का आधा यानी कि 10। अब ये वाला फोर्स देखिए ऊपर की तरफ है, ये ई के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि हम लोग ले सकते हैं -12 इंटू 10। ठीक है, अब ये देखिए 9, ये जो 9 वाला फोर्स है इसको पहले कंपोनेंट से ब्रेक कर देते हैं। मींस ये 9 वाला फोर्स जो इस तरीके से था, ये जो 9 किलो न्यूटन है, इसको हम इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं 9 cos 45 डिग्री। वैसे भी देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव जैसा होना चाहिए, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव जैसा होना चाहिए, दैट इज 9 sin 45 डिग्री। क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होगा परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट्स में तोड़ दीजिए, कंपोनेंट्स में तोड़ के मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब ई के अबाउट मूवमेंट निकालना है तो 9 का ना निकाल के उनके कंपोनेंट्स का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 9 cos 45, तो आपका पॉइंट यहां पर ई यहां पर है, ई पॉइंट यहां पर है। ओके, सबसे पहले 9 cos 45, देखिए 9 cos 45 की लाइन ऑफ एक्शन को हम ऐसे ले जाएंगे इधर की तरफ, तो ये ई से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। देखिए 9 cos 45 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ई से परपेंडिकुलर डालेंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई से लेकर टॉप तक होगी, इसी लेवल पर सी पर, दिस पॉइंट इज सी। तो ई से लेकर टॉप तक यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 20 और ये इधर आएगा तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि -9 cos 45 डिग्री इंटू 20। ओके, अब 9 sin 45 को देखिए, 9 sin 45 की लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे ले जाएंगे तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई से बी तक, वो तो दिख रहा है, दैट इज इक्वल ई से बी तक डिस्टेंस 10 है और ये 9 sin 45 ऐसे है तो ये इसके अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि +9 sin 45 डिग्री इंटू 10। ओके, 9 sin 45 डिग्री इंटू 10 क्लॉकवाइज। ओके, फिर आपका अब बचा है आपका ये जो है 5, अब आपका बचा है 5 sin 45, ये 5 किलो न्यूटन वाला। अब बी वाले फोर्स को देखिएगा, बी वाला जो है वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन है, तो बी पर पहले कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देते हैं। तो बी का 5 किलो न्यूटन कुछ इस तरीके से है, तो ये एंगल 45 डिग्री था, बी का एंगल 45 डिग्री था, दिस एंगल वाज सी का एंगल, ये जो एंगल था वो 45 डिग्री था और ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो इसे कंपोनेंट हो जाएंगे 5 sin 45 डिग्री और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 cos 45 डिग्री, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और इसी की लाइन ऑफ एक्शन में एक पॉइंट था दैट इज ई। अब आप समझ सकते हैं कि जब हम कंपोनेंट से ब्रेक कर रहे हैं मूवमेंट लेने के लिए तो 5 cos 45 यहीं से गुजर रहा है, तो 5 cos 45 जब यहीं से गुजरेगा तो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा क्योंकि वो वहीं से पास हो रहा है। अब बचा कौन, 5 sin 45, तो 5 sin 45 ई के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। देखिए 5 sin 45 ई के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा और 5 sin 45 चूंकि खड़ा है तो यही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ई से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर हमारी वही 10 है, यानी कि हो जाएगा -5 sin 45 डिग्री इंटू 10। ओके, तो इसका मतलब यहां से हमारा समेशन ऑफ एम ई की वैल्यू -219 के आसपास आ जाएगी और किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन। और अब देखना पड़ेगा कि इसमें जो साइड जो है वो किस में दे रखा था, फोर्सेस तो किलो न्यूटन में थे और साइड जो है आई थिंक इट वाज इन सेंटीमीटर 20, तो यानी कि 219 किलो न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मूवमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है तो किलो न्यूटन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमने मूवमेंट निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका भी सिग्निफिकेंस है, मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव का मीन्स एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि हमने पहले क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है। तो ये सब हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि रिजल्टेंट की पोजीशन, अब रिजल्टेंट की पोजीशन के लिए फॉर्मूला है दैट इज एक्स ई, ठीक है, मतलब ई से पोजीशन एक्स ई दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम ई अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं। अभी बताएंगे नेगेटिव हटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 219 और समेशन एफ वाई की वैल्यू थी हमारी 10.96, तो यहां से वैल्यू लगभग आ जाएगी 19.81 सेंटीमीटर।
ओके, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट का सारे फोर्सेस का मूवमेंट नेगेटिव आया, दैट इज ओके। चलिए कैलकुलेशन में एक्स ई मतलब ई से हमारी जो डिस्टेंस होगी उसका ये फॉर्मूला होता है समेशन एम ई अपॉन समेशन एफ आई। कैलकुलेशन हमने माइनस साइन नहीं लिया, वो भी हम बता देंगे। 219 अपॉन और वो वैल्यू आई हमारी 19.81। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सारे नॉन कॉन्करेंट सिस्टम का जो रिजल्टेंट था उसको वो कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पर होगा, तो हम उसको किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं, तो हमने ई पॉइंट के, तो यानी कि रिजल्टेंट ई पॉइंट से 19.81 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। एक्स मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें ये जरा देखिएगा। जैसे मान के चलते हैं ये हमारा इस तरीके से स्क्वायर है और सिर्फ हमारा ये ई पॉइंट। ओके, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि रिजल्टेंट हमारा कुछ इस तरीके से था, ये तो है, ये हमें पहले पता चल चुका था, हमें ये पता था, हमने पहले आपको बताया था रिजल्टेंट इस तरीके से था और रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और रिजल्टेंट का कुछ एंगल था 72.96 डिग्री और रिजल्टेंट की वैल्यू थी 11.46। ओके, ये पहले से हमने डिसाइड कर लिया था जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे। अब इसका मतलब अब यहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करें, लेकिन हमें यहां पर पता है कि ई से 19.81, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा दे रहे हैं, अभी पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों। और यहां पर कहीं एक एरो ऐसे बना दे रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 11.46। रिजल्टेंट पहले ही डिसाइड हो चुका था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस से ही होता है अल्फा, दैट इज इक्वल टू 72.96 डिग्री। और ये ई से जहां पर ये कट कर रहा है, ये लाइन बिल्कुल हमने हॉरिजॉन्टल ली क्योंकि हमने एक्स कैलकुलेट किया, तो ये जहां पर ये कट कर रहा है वहां से वहां तक डिस्टेंस हो जाएगी एक्स ई एंड दैट इज इक्वल टू 19.81 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने क्या कहा था, ई से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 19.81 सेंटीमीटर पर रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट बॉडी के बाहर भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। अब कोई पूछेगा कि ई से रिजल्टेंट इधर बनाया, आपने हॉरिजॉन्टल लिया, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल तो इधर भी ले सकते हैं, तो यहां पर भी तो हम रिजल्टेंट इस तरीके से दिखा सकते थे, मतलब ये एरो ऐसे बना के ऐसे इधर की, जैसे ये एरो है एग्जैक्टली एरो यहां पर ऐसे बना देते ऊपर की तरफ, नहीं, क्योंकि आपने देखा कि जो मूवमेंट आ रहा था समेशन ऑफ एम ई, अब इसकी इंपॉर्टेंस है, हमने कैलकुलेशन में वहां पर माइनस नहीं लिया था, समेशन एम ई वाज नेगेटिव। इसका मतलब ये सारे फोर्सेस मिल के मूवमेंट नेगेटिव बना रहे हैं ई के अबाउट, तो भाई रिजल्टेंट कोई अनोखा थोड़ी है, रिजल्टेंट भी तो उन्हीं फोर्सेस से मिलकर बना है, तो रिजल्टेंट भी ई के अबाउट नेगेटिव मूवमेंट बनाएगा। तो रिजल्टेंट जब इधर से इधर की तरफ होगा तभी तो वो इसके ई के अबाउट कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर ई को हम इधर बना दें तो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये बात गलत साबित हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहली प्रॉब्लम। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन थर्ड का बी पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा।